ओके, तो गुड इवनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। देखो भाई, सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। इसको अपन दिखा देते हैं डेल्टा एक्स डाइल्यूशन। ऐसे क्या बोलते हैं इसको? द एंथैल्पी ऑफ चेंज व्हेन ए सॉल्यूशन containing 1 mole of solute is diluted from 1 concentration to another concentration। तो सिंपल है, जैसे मान लो कि भाई किसी एक कंसंट्रेशन का HCl मैंने ले लिया है। अब इसको ऐसे बोल देता हूँ कि ये C1 कंसंट्रेशन है कोई भी। अब मैंने यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना वाटर लिमिटेड ही है, एक्सेस में नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक अनदर कंसंट्रेशन का जो है HCl मिल गया। तो ये जो आप एंथैल्पी चेंज देखते हो वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पर और अपन ने पहले लास्ट प्रीवियस वीडियोस में क्या रखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल होगी। ये छोटे छोटे टर्म्स है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। देखो भाई, सिंबॉलिक फॉर्म अगर स्टैंडर्ड स्टेट है तो नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर। एक एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, उसी को ही हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कार्बन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड, ठीक है। मान लो फॉस्फोरस है वाइट, तो वो चला जाएगा फॉस्फोरस रेड में। सल्फर जो है रोम्बिक, तो वो चला जाएगा मोनोक्लिनिक में। ओके, तो ये दो टर्म्स नॉर्मली थी, कुछ खास इसमें था नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपल थी। अब जो मेन है वो है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जो वीडियो का मेन मकसद रहेगा वो यही रहेगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब क्योंकि इसको हम दो केस में इसको पढ़ सकते हैं। केस नंबर 1, जब हम लोग लेते हैं एंड हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस और पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं ये वाला, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन
anhydrous or partially hydrated salt is combined with water to form new stable salt. तो भाई यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल कि भाई CuSO4 ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे ये सल्फ़र है, सभी सॉलिड है, कॉपर सल्फेट सॉलिड है। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है ना, वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर हम लिमिटेड वाटर को जब ऐड करते हैं तो ध्यान रखना, एक्सेस करेंगे तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर लिमिटेड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कहला रहा है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, और जैसे ही वो 5 वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करेगा तो जो फिजिकल स्टेट है वो वही की वही रहेगी। कॉपर सल्फेट यहाँ सॉलिड है तो वहाँ पे भी सॉलिड होगा। इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, ब्लू विटेरॉल के नाम से ये फेमस है। ये हाइड्रस फॉर्म हो गया और ये एनहाइड्रस फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? एनहाइड्रस फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? हाइड्रस फॉर्म। मान लेते हैं कि जरूर नहीं कि ये ऐसा हो सकता है पार्शली, लाइक पहले से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं, स्टेट वही की वही रहेगी। तो अब यहाँ पर 5H2O बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता है? तो ये लो भाई, CSO4.5H2O। खैर आपको पता ही होगा, कॉपर सल्फेट के लिए मैं थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का भी पॉइंट समझ देता हूँ कि भाई ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब, ठीक है ना। अब इन 5 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल इंसर्ट होते हैं? तो 1 वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना भाई, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अब केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो भाई केस नंबर 2 जो है वो है हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of the gas ion is hydrated in water to form aqueous ion। तो वही अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन H+ आयन ले लीजिए। ऑफकोर्स स्टैंडर्ड मोल 1 ही दिखाई रखा है, गैसेस स्टेट है। यहाँ पे वाटर आपको एक्सेस में मिलेगा, ऊपर कंट्रोल फॉर्म में चल रहा है, नीचे एक्सेस फॉर्म में चल रहा है। क्योंकि ऊपर अगर आप ध्यान दो तो इनका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर होगा कि गैसेस से वो किस में चला जाएगा? एक्वस में। ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये एक्सेस में है। देखो ये जो है ना हाइड्रेशन ऑफ आयन, ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाता है एक्सोथर्मिक, ये फिक्स हो गया।
ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मे बी सॉल्ट की अगर बात होती है तो मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाइड्रेशन ऑफ आयंस की अगर हम बात करें तो ये हमेशा क्या मिलेगी आपको, एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर देखें कई बार इसको सिर्फ और सिर्फ SOL लिख के दे देते हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is dissolved in excess water। जब आप यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस, हिंदी में बोलते पदार्थ, किसी भी पदार्थ का एक मोल को आपने एक्सेस वाटर में डिज़ोल्व किया होगा तो वो कहलाता है आपका हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल कि भाई HCl जो है वो गैस फॉर्म में लेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में ले लिया, अभी अपन ने इसका टर्म पढ़ा था, देखो अगर वाटर लिमिटेड रहेगा मतलब कम, जैसे कि मान लो 5 मोल वाटर जोड़ दिया, 10 मोल, 20 मोल, 25 मोल, 30 मोल, है ना। तो अगर वाटर कम क्वांटिटी में हुआ तब तो ये कहलाएगा ये वाला जो अपन ने पहला टर्म पढ़ा था, हीट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर कम है, लिमिटेड है वाटर। लेकिन अगर वाटर मैंने एक्सेस में ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ HCl एक्वस, ये टूट जाएगा पूरा, यानी कि H प्लस एक्वस में भी बोल सकता हूँ प्लस Cl माइनस एक्वस में भी बोल सकता हूँ। ऐसे ही जैसे मान लो कि दूसरा लेते हैं, सॉल्ट ले लेता हूँ मैं CuSO4। अगर मैंने वाटर लिमिटेड रखा तो अभी मैंने कौन सा टर्म पढ़ाया था, लिमिटेड वाटर में मैंने पढ़ाया था हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर मैंने एक्सेस ले लिया तो कॉपर सल्फेट एक्वस आ जाएगा, जो किस में टूट सकता है, कॉपर 2 प्लस एक्वस और सल्फेट माइनस आयन एक्वस, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका क्या होता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन में बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट आता है आपका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है ना। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप डिसोसिएशन भी कह सकते हो। सिंबॉलिक फॉर्म डेल्टा H ऑन आयन या फिर डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन, ठीक है ना। क्या कहेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे मैंने कोई एसिड लिया तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी इनको तोड़ने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। तो भाई आज का जो ये जो भी टर्म्स एक्सप्लेन करी है ना वो सारी स्मॉल टर्म्स हैं, तो इनका एक मैंने पैकेज बना दिया।
यहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री का ये जो तीसरा लेक्चर है वो है। ऐसा कोई जैसे फॉर्मेशन और कंबशन का जो पार्ट था ना वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन का था, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन वाली पार्ट है। आपको बस एक बार नज़र में रखनी है कि कब क्या कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग पहले सारी टर्म्स पढ़ेंगे, देन एक साथ ही न्यूमेरिकल देखेंगे अपन इन सब के। तो नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयन एक्सप्लेनेशन में होगा, एंड देन फिर इनकी प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे अपने पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लेक्चर लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपको समझ में आया नहीं है, कोई डाउट हो तो वो भी आप भेज देंगे। और हाँ, पिछला जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर है -121। तो जिन्होंने निकाला गुड वन, बाय बाय।